दोस्तों आज हम अराइवल मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। कहानी की शुरुआत डॉक्टर लुइस बैंक से होती है, जिसकी एक प्यारी सी बेटी है और वो उससे बहुत प्यार करती है। लुइस का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी बेटी के साथ बीतता था। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बड़ी होने के बाद वो और भी ज़्यादा समझदार हो गई थी। लेकिन फिर डॉक्टर लुइस को पता चलता है कि उसकी बेटी को एक ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती है। पर दोस्तों इंटरेस्टिंग ये है कि लुइस की ना कोई बेटी है, ना ही उसकी शादी हुई है। लुइस को हमेशा ये सब होते हुए दिखता है, चाहे आप उसे सपने में कहिए या फिर हकीकत में। इसके बाद हम लुइस को कॉलेज में देखते हैं, जो बच्चों को पढ़ा रही थी। डॉक्टर लुइस अलग अलग भाषाओं की जानकार थी। इस क्लास के बीच में एक लड़की कहती है कि डॉक्टर बैंक, क्या आप टीवी पर न्यूज़ चैनल चला सकती हैं। फिर लुइस न्यूज लगाती है और न्यूज में ये दिखाया जाता है कि चारों तरफ अफरा तफरी है और इसका कारण एक ऑब्जेक्ट जो अचानक कहीं से आ गया है। और ये सिर्फ यूएसए में नहीं बल्कि पृथ्वी के 12 अलग अलग जगहों पर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखा गया है, जैसे रूस, चाइना और भी जगहों पर। और किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है जो पूरी तरह से धरती पर उतरा नहीं है, वो धरती से हल्का ऊपर है। इसके बाद लुइस की क्लास खत्म हो जाती है। वो अपने कॉलेज से घर जाती है। घर जाने के बाद वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है और फिर न्यूज़ सुनती है और सो जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो पाती है कि कॉलेज बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है। फिर वो अपने ऑफिस में कुछ काम करने लगती है। वो न्यूज़ भी देख रही थी जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि यूएसए में इमरजेंसी लगा दी गई है। उस ऑब्जेक्ट के आए हुए आज 2 दिन हो गए थे। शहर में हर तरफ गार्ड्स तैनात किए गए थे, इसलिए लोग भी डरे हुए थे। लुइस जब ये न्यूज सुन रही थी, उसी समय आर्मी के कर्नल वहां आते हैं। लुइस एक बहुत अच्छी ट्रांसलेटर थी और उसने आर्मी के लिए पहले भी काम किया था और उसके काम से सभी इम्प्रेस भी थे। इसलिए कर्नल ने कहा कि वो कुछ ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस में कुछ आवाज़ सुनाई, जहां एक तरफ एक सवाल पूछा जा रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम हमारी बात समझ सकते हो। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, बस एक आवाज़ आ रही थी, एक अजीब सी आवाज़ जिसे कर्नल समझ नहीं पा रहे थे। लुइस ने पूछा कि ये आवाज़ उनकी है। कर्नल ने कहा ये आवाज़ उन एलियंस की है जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर है। कर्नल ने कहा कि अब तुम मुझे ट्रांसलेशन करके बताओ कि ये क्या बोल रहे हैं। लुइस ने कहा कि सिर्फ आवाज़ सुनकर ये बता पाना मुश्किल होगा, मैं अगर वहाँ जाऊँ तो शायद आपकी मदद कर सकूँ। पर कर्नल ने कहा कि मैं उस जगह को टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना सकता। पर लुइस ने कहा कि मैं वही कह रही हूँ जो ज़रूरी है। पर कर्नल उसकी बात नहीं मानते। पर फिर उसी रात मिलिट्री की एक टीम हेलीकॉप्टर से लुइस के घर आती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। उस हेलीकॉप्टर में कर्नल के साथ लुइस और डॉक्टर डोनली भी थे और वो एक फिजिसिस्ट थे जो आर्मी की मदद करने के लिए जा रहे थे। कुछ देर बाद ये सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वो ऑब्जेक्ट है। वहां जाने के बाद पहले इन दोनों का मेडिकल होता है, उन्हें कुछ दवा भी दी जाती है। वहां पर बहुत बड़ा एक आर्मी कैंप लगा हुआ था और ये जो उनसे बात करने के लिए कोशिश हो रही थी वो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि उन सभी जगहों पर जहां पर उस ऑब्जेक्ट को देखा गया था, यानी एलियन से। और जो भी रिपोर्ट मिल रही थी सारे देश एक दूसरे के साथ उसे शेयर करते। इसके बाद लुइस और डॉनली के साथ कुछ और लोगों को भी एक अलग तरह का सूट पहनाया जाता है। उसके बाद वो सभी उस ऑब्जेक्ट के नीचे जाते हैं जो साइज में बहुत बड़ा था और ज़मीन से ऊपर था और जिसके गेट हर 18 घंटे में खुलते थे। फिर ये लोग एक ट्रक में चढ़ते हैं जो उन लोगों को ऊपर की तरफ लेके जाता है। कर्नल भी इन लोगों के साथ था। उस चैम्बर के अंदर ग्रेविटी नॉमिनल थी, जैसे कि आप पैदल आकाश की तरफ चल सकते हैं। फिर वो सभी उस जगह पर उतरते हैं। लुइस को उस सूट के अंदर बहुत परेशानी हो रही थी। अंदर से वो जगह बहुत डरावनी थी। फिर वो सभी नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड की तरफ एक सफ़ेद स्क्रीन दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक ग्लास की दीवार थी, यानी स्क्रीन की तरह दिखाई दे रही थी। बाकी सभी अपने इक्विपमेंट को रेडी करते हैं
ताकि बाकी लोग लाइव देख सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सभी अपने साथ एक छोटी सी चिड़िया भी लेके गए थे। फिर कर्नल, डॉक्टर लुइस और डॉनली उस शीशे की दीवार के तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दो हाथ जैसी आकृति दिखाई देती है और एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। पहले दिन बस इतना ही हुआ। इसके बाद ये सभी वापस आ जाते हैं। डॉक्टर डॉनली को वहाँ से आने के बाद उल्टी होने लगती है, पर डॉक्टर लुइस ठीक थी। हालांकि उसे उस सूट में प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरे देश भी इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, और उन्हें भी केवल एक आवाज़ ही सुनाई देती है और ये सभी आपस में जो इन्फॉर्मेशन मिलती उसे शेयर करते। ये जो ऑब्जेक्ट था एक बड़े से अंडे जैसा था, मगर एक तरफ से चपटा। इसके बाद दूसरी बार ये सभी उस चैम्बर में जाते हैं उस ऑब्जेक्ट के। इस बार डॉक्टर लुइस अपने साथ एक वाइट बोर्ड लेके गई थी। इस बार भी उनके सामने दो हाथ जैसी आकृति सामने आती है। इस बार डॉक्टर लुइस उस बोर्ड पर ह्यूमन लिखकर उसे दिखाती है। वो ये बताने की कोशिश करती है कि मैं एक इंसान हूँ। थोड़ी देर बाद जो एलियन थे वो भी एक आकृति बनाते हैं जो देखने में गोल थी, और गोल होने के साथ उसके किनारे पर अलग अलग तरह की आकृति बनी थी, एक स्कॉर्पियन जैसी। फिर वो एक आकृति में दो आकृति बनाते हैं, जिसे देखकर लुइस खुश होती है कि वो भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं। इसके बाद ये सेशन यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर सभी वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद कर्नल डॉक्टर लुइस को कहते हैं कि क्या उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना सही है? इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा और बाकियों को ये समझाना मुश्किल होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर डॉक्टर लुइस कहती है कि यही सही तरीका है उनसे बात करने का, नहीं तो हम अपनी बात उन्हें नहीं समझा सकते। पर कर्नल ने कहा कि ऐसा न हो कि वो हमारी भाषा को सीखकर हमारे लिए ही प्रॉब्लम बन जाए। पर अभी के लिए लुइस ने उन्हें कन्विंस कर लिया। और भी देश अपने अपने तरीके से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में एक नाम और भी था, जनरल जंग, जो चीन से थे, और वो जो भी करते बाकी देश उन्हें फॉलो करते। अब एक बार फिर डॉक्टर लुइस और टीम वहां जाने के लिए रेडी होती है। इस बार लुइस अपने साथ छोटे छोटे वर्ड्स लेके जाती है। कर्नल ने पूछा ये क्यों? तब लुइस ने कहा कि ये जरूरी है कि हम उन्हें अपनी बात समझा सके और ये जान सके कि वो यहाँ क्यों आए हैं। कर्नल ने कहा कि ठीक है, मगर इस बार कोशिश करना कि कुछ ज़्यादा जान सके। इस बार कर्नल उन लोगों के साथ नहीं गए। इस बार लुइस और टीम जब वहाँ पहुँचती है तो एलियंस फिर उनके सामने आए। फिर लुइस ने बोर्ड पर अपना नाम लिखकर उन्हें बताया, तो उन्होंने भी एक नए तरह का सिंबल दिया। फिर लुइस को ऐसा लगा कि शायद ये हमें देखना चाहते हैं। फिर लुइस ने अपना सूट और हेलमेट उतार दिया और अपने हाथ को उस शीशे की दीवार पर रखा। तब एलियन ने भी अपना हाथ दीवार पर रखा। ये देखकर डॉनली भी आगे बढ़ा और उसने भी अपना सूट उतार दिया और बोर्ड पर अपना नाम लिखकर उन्हें बताया। तो उन्होंने भी दो आकृति बनाई, जैसे कि वो अपना नाम बता रहे हो। इसके बाद ये सेशन यहीं ख़त्म हो जाता है। जब लुइस और डॉनली की टीम वापस आती है तो इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ये जानने के लिए कि कहीं इनका शरीर किसी रेडिएशन की चपेट में तो नहीं है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। लुइस उन सभी फोटोज जो लिए गए थे उन आकृतियों को बहुत ध्यान से अध्ययन करती है। वो दिन रात उस पर काम पर लगी हुई थी, पर उस बीच में उसे एक छोटी सी बच्ची हमेशा दिखाई दे रही थी जो खेलती है और वो सपने में उसके आती है, जिसे वो सोते हुए देखती है। शायद ज़्यादा काम करने की वजह से ऐसा हो रहा था। हम जिस एलियन के बारे में बात कर रहे हैं सबने उसका नाम हेक्टाबोट रखा, जो 7 पैरों वाला होता है, और जितने भी सेल्स धरती पर थे शायद वो आपस में बात करते होंगे, पर इसका कोई सबूत नहीं है, न ही कोई रेडिएशन। सभी लोग इनका मकसद नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्यों आए हैं। एक शाम डॉनली अकेले बैठा हुआ था तो लुइस उसके पास जाती है। डॉनली लुइस के काम करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम नई नई चीज़ों को सीख पा रहे हैं, तुम्हारी वजह से हम उनके बारे में जान पा रहे हैं। फिर वो वहाँ से अपने काम पर लग जाते हैं।
लुइस को हमेशा वो छोटी सी बच्ची दिखाई देती थी, तो वो थोड़ा आराम करती है। पर थोड़ी देर बाद जब कर्नल उसके पास आते हैं और उसे बेस पर लेके जाते हैं, जहां उसे चीन के आर्मी चीफ की बात सुनाई जाती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके बाद लुइस और टीम फिर से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है, पर इस बार जो बात होती है तो लुइस ये बताती है कि ये बोल रहे हैं कि हथियार दो। इसके बाद ये सेशन यही खत्म हो जाता है। बेस पर इस बात के लिए बहस होती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लुइस सभी को कन्विंस करती है कि हो सकता है कि वो कुछ और बोलना चाह रहे हों, उनके लिए हथियार का मतलब कुछ और हो। पर सबका फैसला होता है कि अभी हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। लेकिन चाइना में इस बात को लेकर हड़कंप बन जाता है। चीन और रसिया इसे एक खतरे की तरह समझते हैं और सभी न्यूज़ चैनल पर भी ये चलने लगता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। लुइस कहती है कि वो अभी फिर से उस चैम्बर में जाना चाहती है। हो सकता है कि वो हथियार के बदले हमें कुछ देना चाहते हो। तो लुइस और डॉनली फिर से उस चैम्बर में जाते हैं, मगर उनके जाने से पहले चैम्बर में एक बम एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिसके बारे में लुइस और डॉनली को पता नहीं था और ना ही कर्नल को। लुइस एलियन से बात शुरू करती है, पर इस बार वो थोड़ा अलग दिख रहे थे। इस बार वो एक साथ बहुत सारे आकृति बना देते हैं और वो स्क्रीन पर जोर से धक्का मारते हैं। अचानक ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और फिर वहाँ जो बॉम्ब लगा हुआ था वो ब्लास्ट कर जाता है, पर इस ब्लास्ट से दोनों बच जाते हैं। लुइस बेहोश हो जाती है, पर जब वो होश में आती है तो वो अपने बेस पर थी और कर्नल से मिलती है। वो बताती है कि कुछ सैनिकों ने ऐसा किया है, पर कर्नल बोलते हैं कि अब हमें ऑर्डर है कि हम इस जगह को छोड़ दें। पर लुइस बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी कुछ आवाज़ आती है और बेस हिलने लगता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो धरती से कुछ और ऊपर चला जाता है। ये देखकर कर्नल कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उधर चाइना इन पर अटैक के लिए रेडी हो जाता है और ये बात न्यूज में आने लगती है कि चीन आज रात एलियंस पर हमला करने वाला है और वो सभी देशों को साथ आने के लिए कहता है। पर लुइस इन सब से दूर एलियन की बात को समझने में लगी हुई थी, जब उन्होंने एक साथ बहुत सारी इमेजें बनाई थी। इस बार डॉनली ये समझाने में सफल हो जाता है कि ये 12 में से एक है और वो ये कहना चाहते हैं। लुइस अपने ऑफिसर को कहती है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें सभी देशों से डाटा मांगना चाहिए जो उन्हें मिला है। पर ऑफिसर कहते हैं कि अब ये पॉसिबल नहीं है। पर लुइस कहती है कि अगर हम उन्हें अपना इन्फॉर्मेशन देंगे तो शायद वो भी रेडी हो जाएं। डॉनली ये कहता है कि यहाँ पर किसी की हार या जीत नहीं होगी। पर बाकी लोग अब उन एलियंस को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे ताकि वो धरती से चले जाएं। पर डॉनली और लुइस अभी भी उनसे बात करना चाहते थे। लुइस अचानक से उस मीटिंग से बाहर चली जाती है जहाँ वो ऑब्जेक्ट था। तो इस बार कुछ नया होता है। एक बड़े से ऑब्जेक्ट से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बाहर निकलता है और ये लुइस के पास आता है। लुइस इसके अंदर चली जाती है और ये उड़कर उस चैम्बर में पहुंच जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैरों के नीचे सफ़ेद बर्फ हो और चारों तरफ सफ़ेद धुआं। पर बस थोड़ी देर में लुइस उस एलियंस के सामने होती है जिसके 7 पैर थे, पर इस बार बस वो एक था। लुइस ने दूसरे के बारे में पूछा, पर शायद वो बम धमाके में मारा गया। लुइस कहती है कि हमें माफ़ कर देना। लुइस ने पूछा कि तुम क्यों आए हो। एलियन से बहुत सारी आकृति बनाई, पर लुइस सारी बातों को समझ नहीं पाई। फिर उस जगह खड़े होकर भी लुइस को वो छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही थी जिसे कैंसर हो जाता है। एक्चुअली में वो लुइस का आने वाला फ्यूचर था। उसके बाद लुइस उस चैम्बर से बाहर निकल आती है। वो जैसे ही ज़मीन पर आती है तो डॉनली और कर्नल वहाँ उसे लेने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये जगह तुरंत छोड़नी पड़ेगी। लुइस कुछ सोच रही थी और वो थोड़ी बेहोश जैसी थी और उसे वो बच्ची फिर से दिखाई देती है। इस बार वो उस बच्ची से बात करती है। वो दोनों तालाब के किनारे हैं। बच्ची पूछती है कि माँ, पापा ने हमें क्यों छोड़ दिया। तब ये कहती है कि ये मेरी गलती है,
मैंने उन्हें कुछ ऐसा बताया जो वो सुनना नहीं चाहते थे। बच्ची ने पूछा क्या? तब इसने कहा कि मानो या ना मानो, पर मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। एक दिन एक ऐसी बीमारी आएगी जिसे हम ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सारी बातें वो सोच रही थी। डॉनली उसे गाड़ी में बैठाता है और वो वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हवा में खड़ा था वो लेट जाता है, मगर ज़मीन से ऊपर। लुइस जब बेस पर पहुंचती है तो सभी लोग जाने की तैयारी में लगे हुए थे। लुइस जाकर सिस्टम को देखती है। डॉनली उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो? लुइस उसे चुप रहने के लिए कहती है। लुइस अपनी आंखें बंद करती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं ये सब पढ़ सकती हूँ, जो कुछ भी है। लुइस ने अपना फ्यूचर देखा कि वो लोगों को इस भाषा के बारे में पढ़ा रही है। उसने कहा कि उनका हथियार से मतलब है तोहफा जो वो हमें देना चाहते हैं। ये बात वो कर्नल को भी बताती है। वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुका है, अब ये बातें दुनिया को हम नहीं समझा सकते। वो लुइस और डॉनली को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम इस कहानी को 18 महीने बाद देखते हैं, जब डॉक्टर लुइस एक बड़े से हॉल में खड़ी है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और चीन के सेनाध्यक्ष भी उससे मिलने आते हैं। वो लुइस के पास आकर कहते हैं कि मिसेस लुइस, 18 महीने पहले आपने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। लुइस ने कहा क्या? तब उन्होंने कहा कि आपने मुझे फ़ोन किया था। तब लुइस वापस उस समय में पहुंचती है जब कर्नल ने डॉनली और लुइस को जाने के लिए कहा। लुइस वापस बेस की तरफ भागती है और अपने एक ऑफिसर का फ़ोन ले लेती है और वो चाइना कॉल करती है। जैसे ही पता चलता है कि बेस से कोई चाइना कॉल कर रहा है तो सिक्योरिटी उसे ढूंढने लगती है। तब डॉनली उसका साथ देता है। लुइस फ़ोन करके कहती है कि जनरल, मैंने सपने में आपकी बीवी को देखा और उन्होंने कहा कि युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा, होशियारी से काम ले। युद्ध से बस बच्चे अनाथ और लड़कियां विधवा हो जाती है। चीन की सेना अध्यक्ष ने लुइस की बात मान ली क्योंकि उसने जो कुछ भी फ़ोन पर कहा वो सच था, और इसलिए जनरल ने युद्ध पर जाने के फैसले को बदल दिया, और जिसकी वजह से बाकी सारे देश भी वही किए। और जो ऑब्जेक्ट धरती पर आया था फिर वो अपने आप ही गायब हो गया, सारे के सारे। इसके बाद लुइस और डॉनली ने शादी कर ली, जिसकी एक बेटी भी हुई। लुइस ये जानती थी कि उसकी बेटी का फ्यूचर कैसा होने वाला है, पर उसने खुशी से उसका साथ दिया और हर पल को जिया, चाहे वो पल कम ही क्यों ना थे। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।